Hello everyone, welcome to the second part of Investment Insights with Suraj Finpro. वेलकम सर। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक गोल है, अगले 5 साल में मुझे एक कार खरीदनी है और मेरा मंथली इनकम है मेरे पास, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे SIP करना चाहिए, क्या करना चाहिए? परफेक्ट। अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे सामने आया। आपने अभी कार खरीदने की बात करी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज आज आपके पास में एक कार है जिसकी आज की कीमत है से 7 लाख रुपए। एक अल्टो काइंड ऑफ कोई भी कार आप देख लें तो 7 लाख रुपए की आपकी आज की वैल्यू है। अब 5 साल बाद आप प्लान कर रहे हैं कि उस कार को मुझे चेंज करना है। अब जब आप कार अपनी चेंज करेंगे तो निश्चित तौर पे एक अपर सेगमेंट में जाएंगे क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ चुकी होगी। मैं ये मान के चलता हूं कि आज यदि 7 लाख वाली कार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 साल बाद कम से कम 14 लाख रुपए की कार आप खरीदेंगे। राइट, एक जस्ट अपन एग्जांपल के लिए समझते हैं। सो अब देखिए कि आज जो 7 लाख की कार है, जब आप 5 साल बाद 14 लाख की कार खरीदने जा रहे हैं तो एक्चुअली इसका इन्फ्लेशन कितना, यू गॉट माय पॉइंट? इसका इन्फ्लेशन आता है 15% पर ईयर कंपाउंडिंग। अब 15% पर ईयर कंपाउंडिंग यदि आपको इन्फ्लेशन लग रहा है और यदि आज आपके पास में 7 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, भाई मैं आज 7 लाख रुपए डाल देता हूं, तो निश्चित तौर पे आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहां 15% सालाना की ग्रोथ हो। अदरवाइज वो 7 लाख आपके जो है 14 लाख रुपए नहीं बन पाएंगे। वेरी सिंपल, रूल ऑफ 72 बोलता है कि आपको पैसा डबल करना है तो यदि 5 साल में डबल करना है तो 15% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए आपको। अब जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, राइट? तो अब आपने क्या किया, ऐसा इन्वेस्टमेंट लेना होगा आपको जो 15% का जो इन्फ्लेशन इसका लगा उसको कंपेरेबल करना है। अब लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये एक बेयर फैक्ट है कि एजुकेशन की महंगाई भी तो लगातार बढ़ रही है। यदि किसी कॉलेज में आज किसी बच्चे को पढ़ाने की कॉस्ट 4 साल की कॉस्ट 10 लाख रुपए है तो 5 साल बाद में वो कॉस्ट बढ़ चुकी होगी 10% का इन्फ्लेशन के साथ में। आप प्रैक्टिकल किसी भी कॉलेज में जाके देखिए, हर साल कम से कम 10% तो उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो अब बच्चे की एजुकेशन के लिए यदि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो कम से कम 10% का इन्फ्लेशन बीट कर सके। एम आई राइट? ऐसे ही मेडिकल का इन्फ्लेशन देखिए, तो मेडिकल का इन्फ्लेशन भी तो लगातार हर साल 10, 12, 15% से इंक्रीज हो रहा है। खाने पीने की बात करें तो 6%, 7% के लगभग का इन्फ्लेशन है। व्हाट आई मीन टू से कि मैंने बोला था ना कि एक दुश्मन एक गोली, बिल्कुल वही प्रिंसिपल आपको अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में करनी होगी। अब SIP भी जब आप कर रहे हैं तो वो भी तो इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड, कि SIP को भी आपने सपोज इस साल में जो अमाउंट तय किया SIP का, तो अगले साल जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपकी SIP का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपका गोल सही समय पे सही अमाउंट के साथ में अचीव हो जाएगा। मैंने एक कैलकुलेशन निकाला, यदि आज आप 13,000 रुपए की SIP स्टार्ट करते हैं और हर साल 15% SIP का कंट्रीब्यूशन बढ़ाते चले जाते हैं, इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में टॉप अप SIP बोलते हैं या स्टेप अप SIP। तो हर साल उसको 15% से स्टेप अप करते चले जाएं। 13,000 रुपए की SIP 15% से आप स्टेप अप कर रहे हैं और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं 12% का रेट ऑफ रिटर्न आपको 5 साल में मिल जाएगा उस SIP से। तो बिलीव करिए आपको 14 लाख रुपए बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सो सिंपल। बट क्या रिलीजियसली क्या आप इसको इंक्रीमेंट कर पाएंगे? जो हर साल मैं बोलता हूँ कि हर साल SIP को टॉप अप करिए 15% से, तो इस गोल के लिए जो कार का गोल है आपका, आपको रिलीजियसली उसका टॉप अप मेंटेन करना होगा। थैंक यू सर, मुझे गाइड करने के लिए, मेरे गोल अचीव करने के लिए कैसे मैं अपना कर सकता हूँ। इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है? जैसे आप इतने सारे लोगों को गाइड कर चुके हैं अभी तक, तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में एक बार आप बताइए। मैं एक होटल में गया तो मैंने वहां पे लिखा देखा कि इस होटल का मालिक यहीं पर खाना खाता है, राइट? सो मैं आपको बताता हूं कि मैं अपना पैसा भी म्यूचुअल फंड्स के जरिए
ग्रो करता हूँ और वही इन्वेस्टमेंट्स मैं अपने लिए करता हूँ जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। एंड स्ट्रेटेजिकली मैंने सबसे अच्छा काम जो किया, मैं फाइनेंशियल गोल्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। वो गोल्स जो एक दिन से 1 साल के अंदर में होने वाले हैं उनको मैंने बोला वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स। जो 1 साल से 3 साल के बीच में आने वाले गोल हैं वो हो गए मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स। जो 3 साल से 5 साल के बीच के गोल्स हैं वो मेरे हो गए मीडियम टर्म गोल्स। जो 5 साल से 10 साल वाले हो गए तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। और वो गोल्स जो मेरे 10 साल से बियॉन्ड हो गए वो मेरे लिए वेरी लॉन्ग टर्म कैटेगरी में बन गए। एंड आई splitted all my financial goals into these 5 categories. Thereby it was very much easy for me जब मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को उन गोल्स के अनुसार अकॉर्डिंगली सेट कर पाया। मेरे हर गोल बिल्कुल समय से पूरे होते चले जा रहे हैं, मुझे कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। सर ये थ्योरी तो बड़ी पहली बार सुनी मैंने, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार एलेबोरेट करके बताइए व्यूअर्स को। परफेक्ट इट्स अ वेरी टचिंग टॉपिक फॉर मी, आई टेल यू। जब आप अपने गोल्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत प्यारा सा लॉजिक है। मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर्स के व्यूज देखे और वो बोलते हैं कि सबसे पहले जो क्लाइंट है उसका रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए और उसके अनुसार उसको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कीजिए। तो मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर लगता है। मुझे लगता है कि व्यक्ति का रिस्क प्रोफाइल होने के बजाय उसके गोल का रिस्क प्रोफाइल क्यों नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक व्यक्ति है जिसकी 60 की उम्र है और जो फाइनेंशियल प्लानर है उसको बोलता है कि साहब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कि आपको मैक्सिमम 100-8 मतलब 40% से ज्यादा इक्विटी का एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए। बट व्हेन ही केम टू मी कि जैन साहब मुझे तो ऐसा बताया गया, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा सर एक चीज बताओ कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या है। कल मैं अपने जिनकी उम्र 60 साल है वो कह रहे हैं मेरा पोता जब 20 साल बाद में बड़ा होगा मैं उसको कुछ पैसा गिफ्ट करना चाहता हूँ। दूसरा कि मेरा बेटा बेंगलोर में सेटल होना चाहेगा आज से 10 साल बाद, तो मैं चाहता हूँ कि उसके जो फ्लैट खरीदेगा मैं उसके फ्लैट की कीमत में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। वेल, तो 2 डिस्टिंक्ट गोल समझ में आए, एक 10 साल का और एक 20 साल का। तीसरा मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब एक चीज बताओ कि आज की तारीख में आपके घर के खर्च चलाने में आपको कोई दिक्कत है क्या। कहले नहीं, मेरे पास में सफिशिएंट फंड्स हैं, मेरे पास में पेंशन आती है, तो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो मैंने कहा सर एक चीज बताइए, जब आपको 20 साल बाद में अपने पोते के लिए पैसा देना है तो उस पैसे को रिस्क एपेटाइट के अनुसार यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो आप ज्यादा रिटर्न्स पे उसको ग्रो नहीं कर पाओगे। तो व्हाई नॉट उस इन्वेस्टमेंट को ऐसा इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, ऐसे स्कीम्स में फंड्स में डाल दीजिए जिसपे कि बेहतर रिटर्न्स मिल सके 20 साल में। क्योंकि हम देख रहे हैं 20 साल में कुछ अच्छे इक्विटी फंड्स ने 20% सालाना के रिटर्न्स दिए हुए। तो 20% सालाना का रिटर्न पाने का हक क्या उन 60 साल के व्यक्ति को नहीं है जो कि वो पैसा अगले 20 साल बाद यूज करने वाले, या 10 साल बाद में उनको बच्चे के लिए फ्लैट के लिए पैसा देना है, तो 10 साल का समय है ना। तो भाई मैं उनको बोलूंगी सर नहीं साहब आप तो 40% ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर लोगे ही नहीं, यानी कि कुछ बैलेंस कैटेगरी के फंड्स आपको रखना पड़ेंगे या कोई मल्टी एसेट एलोकेशन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेंगे। हाँ, उन्होंने मेरे को जब बोला कि ये कुछ पैसा है जो मैं अगले 3 साल बाद में डोनेट करना चाहता हूँ, सो दैट वाज डिस्टिंक्ट गोल। इस गोल के लिए मैं आपको एक हायर रिस्क इक्विटी वाला इन्वेस्टमेंट नहीं सजेस्ट कर सकता। उसके लिए आपको बैलेंस एडवांटेज या कुछ इस तरह के फंड्स का एक्सपोजर लेना हो जहाँ इक्विटी प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली कम है या एक बेहतर तरीके से फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है। सो आप देखोगे कि जब आपका गोल 1 दिन से लेकर 3 साल के बीच में, यानी कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में आ रहा है, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते उस गोल के लिए एंड आपको कुछ कंजर्वेटिव या मॉडरेटली कंजर्वेटिव रहना होगा। बट जब आपका गोल 3 से 5 साल के बीच में आ रहा है तो आप थोड़ा सा एग्रेसिवली, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, तो कुछ बैलेंस इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड्स में आ सकते हैं। जब आपके पास में आपका गोल 5 से 10 साल या 10 से 15 साल 20 साल के लिए है, यू कैन प्ले लाइक अ सीजन्ड बैट्समैन
जो मालूम है उसको कि भाई मेरे पास में कोई बॉल आएगी, मेरे पास में अभी आउट होने का कोई रिस्क नहीं, मैं तो फटाफट मारूं ताकि मेरे पास में चौके छक्के लगते जाए। दिस इज ओनली रिकमेंडेशन, बट आई टेल यू कि जब आप आपके फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर या गाइड के पास जाएं तो अपनी ये बातें जो मैंने बताई ना, ये आप उनके सामने रखें और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। कुछ आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बताइए, क्या कुछ मिस्टेक्स वगैरह रही, कभी हुआ कुछ ऐसा? मैं बताऊं, मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट मैं आज फील करता हूं। 2003 में जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा नहीं होता था और कहीं से मेरे पास में 25,000 रुपए की बचत हुई, ऐसे ही घूमते घूमते एक म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस के सामने पहुंचा और मैंने अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकल रहा था। मैंने कहा यार मेरे पास में कुछ पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ कर सकते हैं। एंड वो बंदा जो भी था, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उसने स्टेट में मुझसे बोला नो 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 नो, डोंट गो फॉर म्यूचुअल फंड, देयर इज अ बिग रिस्क। ओह माय गॉड, मैं उल्टे पैर वहां से वापस आया और मैंने एक टैक्स फ्री बॉन्ड में वो पैसे 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए और वो टैक्स फ्री बॉन्ड मुझे 6% का ही ब्याज दे रहा था। आई रिग्रेट दैट मोमेंट कि मैंने उसकी बात क्यों मानी, मैं उससे इन्फ्लुएंस क्यों हो गया। मैंने जाके और तफ्तीश करी होती और अच्छे से म्यूचुअल फंड्स को समझा होता तो शायद आज मेरे पास में वो पैसा कहीं बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो चुका होता। दैट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। कोई बताने वाला नहीं था, जानकारियां नहीं होती थी तो ठीक है, लेकिन आज जब आपके पास जानकारी है, आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके पास में बताने से जानने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, तो व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। मेरी तरह से रिग्रेट आप मत करिए। सर, हमने अभी देखा जैसे कि मार्केट्स में कितनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं और काफ़ी मतलब जो है अप एंड डाउन चल रहा है मार्केट। 1979 से लेकर 100 पॉइंट्स था जब मार्केट, और अभी 80,000 करीब है। तो क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट्स को रन करते हैं और कैसे इसमें ग्रोथ आई? परफेक्ट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केट्स ग्रो क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या है जो मार्केट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। मैं एक स्टोरी के द्वारा आपको इसका समाधान देने की कोशिश करता हूँ। ये स्टोरी मैंने एक बार सुनी थी तो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक बार मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया, शाम का वक्त था, तो दोस्त अपने कुत्ते को घुमाने ले जा रहा था। दोस्त ने मेरे से बोला चलो यार अपन कुत्ते को घुमा के आते हैं, तो रास्ते में गपशप भी हो जाएगी। तो हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, हम लोग लेफ्ट मुड़ते हैं, कुत्ता राइट चला गया। थोड़ी देर में आगे बढ़े हम तो कुत्ता आया, और हम राइट टर्न हुए तो कुत्ता लेफ्ट टर्न हो गया। मैंने बोला यार कुत्ता तो बड़ा स्वामी भक्त होता है, ये हम राइट जाते तो लेफ्ट चला जाता है, हम लेफ्ट जाते तो राइट चला जाता है, ऐसा क्यों? तो दोस्त ने बोला बिल्कुल चिंता मत करो, सिर्फ चुपचाप मेरे साथ गप करते हुए चलो और देखो कुत्ता कहाँ जाता है अल्टीमेटली। जब हम लौट के वापस घर आए तो कुत्ता भी हमारे पीछे पीछे घर में एंटर कर गया। शेयर मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करता है और उसका मालिक होता है जीडीपी। आप देखोगे जैसे जैसे जीडीपी ऊपर नीचे होती है, शेयर मार्केट भी बिल्कुल वैसे ही ऊपर नीचे चलता है। सो एक्चुअली शेयर मार्केट इज स्लेव ऑफ जीडीपी, राइट। अब जो कुत्ते का बिहेव था आप उससे रिलेट करने की कोशिश करिए। कुत्ता जो इधर उधर सूंघता है, बिल्कुल वैसे ही शेयर मार्केट भी कुछ न्यूज को सूंघता हुआ ऊपर नीचे होता है। बट अल्टीमेटली किसको फॉलो कर रहा है? वो जीडीपी को फॉलो कर रहा है। जब वो जीडीपी को फॉलो करता है तो जीडीपी के अनुसार वो रिटर्न्स देता है। अब जीडीपी आज की तारीख में से 6-7% से ग्रो कर रही है, ये 8% से ग्रो कर रही है। मगर जब हम एक फिगर और निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी, यानी कि जीडीपी के फिगर्स में आप इन्फ्लेशन के फिगर को ऐड कर दीजिए, सो दैट विल बिकम अ नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी जब आप ऐड कर दे, नॉमिनल जीडीपी देखते हैं तो एक्चुअली वो हिंदुस्तान की ग्रोथ, तो 12 से 15% के बीच में यदि नॉमिनल जीडीपी है तो शेयर मार्केट भी आप देखोगे लॉन्ग टर्म में 12 से 15% या 14% आपको ग्रोथ दे रहा। सो इट इज वेरी मच ऑब्वियस
कि शेयर मार्केट्स आर परफेक्टली स्लेव ऑफ जीडीपी। सर ये बात तो आपने बिल्कुल सही करी कि ये ग्रोथ तो हो रही है, बाकी असल में लोग पैसा बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, कैसे वेल्थ हम जनरेट करें, कैसे लोगों में क्वेश्चन रहता है कि करोड़पति कैसे बने। मैं आपको इसका लिए एक सिंपल सा एक आंसर देता हूँ। दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल गैप, राइट। बिहेवियरल गैप क्या है, इसको अभी रिसेंटली एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस डाउनफॉल में, अभी जो करंट में डाउनफॉल चल रहा है, जो पीक से मार्केट नीचे आया, तो करीब करीब 79% लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, मगर बिहेवियर है। वो जैसे ही मार्केट नीचे जाता है एसआईपी बंद कर देते हैं, मार्केट ऊपर जाने लगता है एसआईपी चालू कर देते हैं। तो जो नीचे लेवल पे परचेज करने का उनको मौका था, उन्होंने छोड़ दिया। और यही कारण है कि 90% लोग मार्केट के अनुसार पैसा नहीं बना पाते। लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनके दिमाग में एक गोल होता है कि मुझे इस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, घर खरीदना, कार खरीदना, मल्टीपल गोल्स आर। वो गोल पूरा होने के पहले ही या तो यूफोरिया या पैनिक, दो रीजन। यूफोरिया मतलब मार्केट बहुत अच्छा चल गया तो उनके दिमाग में कीड़ा आ जाता है कि यार अब नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, तो उसको अनटाइमली बेच देते हैं और पता पड़ा वहां से मार्केट और ऊपर चला गया। पैनिक, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो पैनिक में आ जाते हैं और अनटाइमली पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वो कारण है जिसके कारण से ये बिहेवियरल गैप बनता है और लोग बाग अपने गोल को टाइमली अचीव नहीं कर पाते या अचीव ही नहीं कर पाते। Thank you sir for your insights today, and that is all for today guys. If you like this video, do subscribe to our YouTube channel.